नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत की जो महत्वपूर्ण खनिज पेटियां हैं उनके बारे में। साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो भारत की महत्वपूर्ण चट्टानी संरचनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है चट्टानी संरचनाओं के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में हम ये टॉपिक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि प्रायः जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है विभिन्न खनिज जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि कहाँ पर कौन सा खनिज क्यों पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है काफी मात्रा में जो है खनिज संसाधन देखे जाते हैं, इसलिए इसे हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों अवस्थित है इसके बारे में छात्र बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिससे क्या होता है क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आप लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि ये खनिज संसाधन यहाँ क्यों मौजूद है। इसके विभिन्न सारे कारण हैं। तो आज हम लोग फैक्ट वाइज भी देखेंगे, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में ही क्यों ये पाया जाता है, भारत के भिन्न क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता है। इन सब चीजों के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बेसिक में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए आपने सुना होगा कि जो है कभी जो है इस प्रकार से देखिए कि जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका ये मेडागास्कर था, और इसी तरह कुछ इंडिया इस प्रकार होता था, और साथ में ऑस्ट्रेलिया, और जो है नीचे आप देखते हैं अंटार्कटिका है। और इधर वाले जो क्षेत्र में क्या फैला हुआ था, ये था जो है दक्षिणी अमेरिका। और साथ साथ उत्तर की ओर देखेंगे इस वाले भाग में उत्तरी अमेरिका था, यूरेशिया था। यानी इस संपूर्ण भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं। ये पैंजिया था, लेकिन ये तो कभी ना कभी ऐसा क्या होगा ये पार्ट भी अलग रहे होंगे। यानी क्या है, पैंजिया के निर्माण के पूर्व जो है ये पार्ट भी पृथक रहे होंगे। मान लीजिए कि ये पैंजिया के निर्माण के पहले की अवस्था की बात करी जाए, ये अफ्रीका था और यहाँ पर क्या था, भारत अवस्थित था। या आप इस तरीके से अफ्रीका को देख लीजिए, यहाँ पर रियूनियन आइलैंड था। तो यहाँ से क्या होता है, भारत जो है इस डायरेक्शन में यानी कि जो है उत्तर से लेकर जो है आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर आता है। और क्या होता है इस क्रम में यहाँ पर गुजरता है। तो जब भारत यहाँ से गुजर रहा होता है तो क्या होता है कि इस तरीके से कुछ जो है आप समझिए, जैसे हम विभिन्न अवस्थाओं में देखेंगे भारत को गुजरते हुए, जैसे ये यहाँ पर होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से कुछ जो है भारत में जो है ये जो क्या है रीयूनियन हॉटस्पॉट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है। तो भारत क्या होता है कभी इस रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरता है तो आप देखेंगे कि ये जो है कर्नाटक के क्षेत्र से ऐसे कुछ इस प्रकार से जो है ये वाली क्षेत्र में जो है इस प्रकार से गुजरता हुआ चला जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है उस समय क्या होता है, लगभग ये जो घटना है आज से देखा जाए 3 से 4 हजार मतलब कह सकते हो 3 बिलियन या 4 बिलियन वर्ष पूर्व की बात, पहले की बात है। तो उस समय क्या था कि यहाँ से जो है आप सुने होंगे निफे के बारे में सुने होंगे, निकिल फेरस जैसी धातुएं क्या थी यहाँ पर अवस्थित थी, और क्या था इसी हॉटस्पॉट से आके इस क्षेत्र में जो है फैल जाती है। तो यही जो क्षेत्र है क्या है, यहीं पर जो है भारत की जो आप देखेंगे कर्नाटक से लेकर छोटा नागपुर तक का क्षेत्र है, यहीं पर जो है भारत की जो महत्वपूर्ण धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में देखे जाते हैं। आई होप इसका आप रीजन समझ चुके होंगे। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि आप सुनते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में उतनी मात्रा में जो है धात्विक खनिज नहीं पाए जाते। इसका रीजन ये है क्योंकि जो महाराष्ट्र का ये वाला पूरा रीजन है यहाँ पर जो है दक्कन का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर दक्कन लावा फैला हुआ था। इसका रीजन ये है क्योंकि अब देखिए पैंजिया लगभग 280 मिलियन ईयर पूर्व जो है क्या होता है, मिलियन ईयर्स पूर्व की बात करी जाए, ये पैंजिया यहाँ पर जो डरबन है दक्षिण अफ्रीका का इस जगह पर अवस्थित था। और जो है आगे जो है जुरैसिक एज में क्या होता है, इसका विखंडन होता है और भारत कहाँ पर मूव करने लगता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और उसी मूवमेंट के क्रम में वापस से उसी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरता है। ये लगभग 280 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। यानी अगर देखा जाए पृथ्वी आप जानते हैं प्रारंभ में गर्म तप्त गोला थी, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं पृथ्वी की बहुत सारी चट्टाने निफे हो गए, ठीक है। और ये सीमा है और ये सियाल है, सॉरी ये सियाल है और ये सीमा है।
यानी ऊपर वाली चट्टान थी वो सियाल कही जाती, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और मध्य वाली चट्टान को सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बात करते हैं। और सबसे नीचे जो है निकिल और फेरस था। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि घनत्व का स्थिरीकरण होता है, और जो भारी खनिज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और हल्के खनिज ऊपर की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इस समय की बात है। लेकिन अगर पहले की बात करी जाए तो पृथ्वी जब गर्म थी, सारे खनिज जो एक ही जगह पे थे, और लगातार जब पृथ्वी ठंडी होती जाती है तब उसी क्रम में जो है जो भारी खनिज होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब 280 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करी जाए तो उस समय पृथ्वी देखा जाए अपनी मतलब धीरे धीरे ठंडी होती चली जा रही थी। तो उस क्रम में क्या होता है, जब वापस से रीयूनियन से गुजरता है तो वहां पर आप देखिए जो हमारा ये हॉटस्पॉट था ये कहां से, इस क्षेत्र से आता है। यानी देखा जाए कि जो दुर्बलता मंडल क्षेत्र से आता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, गैब्रो खनिज होता है। तो गैब्रो होता है वो क्या होता है, ये आप देखेंगे कि इसी जगह पे जो गैब्रो बेसाल्ट होता है वो दक्कन के अलावा दक्कन के क्षेत्र में फैल जाता है। यानी कि अगर बात करी जाए तो दक्कन का क्षेत्र किस चीज से बना हुआ है, वो बेसाल्ट से बना हुआ है। इस वजह से क्या होता है, बेसाल्ट के नीचे क्या होता है, जो आर्कियन निस चट्टाने थे जिसमें के भारी मात्रा में खनिज पाया जाता है, और वो दक्कन के पठार के नीचे दब चुकी है। इस वजह से क्या देखा जाता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है ये जो इस इधर वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, खनिज का अभाव पाया जाता है। तो शुरू करते हैं जो भारत की प्रमुख चट्टानी संरचना का विकास कैसे होता है। प्रारंभ में देखिए, अगर प्रायद्वीप भारत की बात करी जाए, मतलब संपूर्ण भारत की बात करी जाए तो उसका 2/3 भाग जो है आर्कियन निस चट्टानों से बना होता है। आप जानते हैं कि जब जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे क्या होता है, लावा निकलता है, जो मैग्मा बनता है उससे आके जो है बाहर लावा निकलता है। यही लावा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मतलब पृथ्वी की सतह पर यानी कि वायुमंडल के संपर्क में आने के बजाय ये पृथ्वी की आंतरिक सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है कि लावा का मैग्मा का शीतलीकरण होता है, इससे निर्मित क्या होता है, ग्रेनाइट और जो निस चट्टानों की संरचना का निर्माण होता है। और यही जो ग्रेनाइट और निस चट्टानों की संरचना है, यही भारत के आधारभूत शैलें हैं, जो कि जो है नीचे जो पृथ्वी, ये जो भारत का ये वाला क्षेत्र देखा जाता है प्रायद्वीप भारत का, ये इसी ग्रेनाइट और निस चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, यानी प्रायद्वीप भारत की निचली परत किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट और निस चट्टानों से बनी हुई है। देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। आप जानते हैं जो प्रायद्वीप भारत है कन्याकुमारी से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर क्या बुंदेलखंड आएगा, अरावली आएगा, मेघालय क्षेत्र आएगा, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र आएगा, और हिमालय की जड़ें। यानी हिमालय के उत्थान के पूर्व क्या है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है प्रायद्वीप भारत की चट्टानें ही वहीं पर थी। तो क्या होता है, हिमालय का उत्थान होता है तो उसके नीचे की जो जड़ें हैं वहां पर भी क्या देखा जाता है, वहां पर भी आर्कियन चट्टानें ही पाई जाती हैं। और बुंदेलखंड का पठार भी, जो कि एक पहले ज्वालामुखी का प्लग रहा है, वो भी जो है इसी का बना हुआ है। मेघालय क्षेत्र जो कि प्रायद्वीप भारत का ही भाग है, ये भी इसी का ही बना हुआ है। अरावली लगभग 2 से 3 बिलियन वर्ष पूर्व बनी थी, ये भी इसी चट्टानों से बनी हुई है। और दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करी जाए, ये भी आर्कियन चट्टानों से ही बनी होती है। ये मुख्यतः कौन सी चट्टानें, अग्नेय चट्टानें हैं। ये धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। आप जानते हैं अग्नेय चट्टानें कैसे बनी होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक हलचल होती है, जो अंतर्जात जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की उथल पुथल होती है। उसी क्या होता है, उसी क्रम में जो है ये जो है ज्वालामुखी के रूप में, मैग्मा और लावा के रूप में निकलती है, और उसी से क्या होता है, अग्नेय चट्टान बनती है, और इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और ये क्या होती है, जीवाश्म रहित होती है। बात करते हैं धारवाड़ चट्टान की। इन्हीं आर्कियन चट्टानों को क्या होता है, जब जो है पृथ्वी के बाह्य संपर्क में आती है, जिसके कारण क्या होता है, अभी तक अंतर्जात बलों के कारण ये चट्टान बनी थी, लेकिन जब बहिर्जात बलों के संपर्क में आता है, जिसमें जलवायु हो गया, वर्षा का जल हो गया, पवन हो गया इत्यादि के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, ये जो चट्टानें होती हैं ये अपर्दित होती हैं। और इसी अपर्दन के कारण क्या होता है, ये जो है मतलब अपर्दन होने के बाद जो है एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इनका अवसादीकरण हो जाता है। अवसादीकरण के बाद जो है ताप और दाब के प्रभाव से ये जो है रूपांतरित होती है और ये चट्टान बन जाती है अवसाद। यानी कि आर्कियन चट्टानों के अवसादीकरण और रूपांतरण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। ये क्या है, ये भी प्राचीनतम चट्टान है, और या फिर कह सकते हैं प्रथम अवसादी चट्टान कौन सी थी, धारवाड़ चट्टान है। और जो है इसका जो है कायांतरण भी हो चुका है। आप देखेंगे
ये जो पश्चिमी घाट है इसके कर्नाटक वाले साइड में आएंगे तो इसका जो उठा हुआ भाग देखेंगे, कर्नाटक साइड में जब आएंगे तो कुछ भाग पश्चिमी घाट के साइड पे जो उठा हुआ भाग होता है उसे मलनाड कहते हैं। तो वो वाला क्षेत्र हो गया। अरावली, छोटा नागपुर, ये सभी क्षेत्र किससे, यानी छोटा नागपुर जो क्षेत्र बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है धारवाड़ की चट्टानों से। इसमें क्या धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगर बात करी जाए भारत में सर्वाधिक मात्रा में धात्विक और अधात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। यानी जहां जहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें विस्तृत होंगी वहां पर अत्यधिक मात्रा में जो है क्या होगा, खनिज संसाधन वहां पर देखे जाएंगे। ये जो है एक अवसादी संरचना है, तो अवसादी संरचना के कारण क्या होता है, इसका उत्खनन करना आसान हो जाता है, जिससे यहाँ पर देखेंगे जो धारवाड़ की चट्टानें होती हैं, सोना, क्योंकि धारवाड़ की बात करी जाए, धारवाड़ आप जानते हैं कुद्रेमुख पड़ता है कर्नाटक में, उसी के पास जो है कर्नाटक में धारवाड़ जिला पड़ता है। सबसे पहले इस चट्टान की खोज वहीं पर की गई थी, इसी वजह से इसका नाम जो है धारवाड़ चट्टान पड़ा। तो आप जानते हैं कर्नाटक में कोलार है, कोलार में क्या होता है, भारत के जो है, भारत में जो सोने का उत्खनन की एकमात्र जो खान है वो कोलार है, वो कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, वो सभी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कडपा चट्टान, यही आर्कियन चट्टान का पुनः जो है क्या होता है, अपर्दन होता है। इसी प्रकार धारवाड़ चट्टान का अपर्दन होता है, और इसी अपर्दन से क्या होता है, ये जब इनका अपर्दन होकर किसी एक जगह पर ये चट्टानें इकट्ठा होती हैं और क्या होती है, ताप और दाब के कारण जो है एक तरह कह सकते हो चट्टान के रूप में जब परिवर्तित हो जाती है, यही चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टानें। और ये कौन सी है, कडपा चट्टान है। ये भी क्या है, देखिए ये चट्टान भी जीवाश्म रहित थी, क्योंकि ये किससे, अग्नेय चट्टान से बनी थी। इसी का रूपांतरण होता है तो धारवाड़ चट्टानें बनती है, और इसी के रूपांतरण से कडपा चट्टानें बनती है। यानी कि इन सभी चट्टानों में क्या देखते हैं, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। साथ साथ ये चूना पत्थर संगमरमर चट्टानों, चूना पत्थर जैसी संरचनाओं से निर्मित है। इसके विस्तार की बात करी जाए तो ये आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश का जो कडपा वाला क्षेत्र जिसमें कडपा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर आप देखेंगे शिवराय जावड़ी पहाड़ियां हो गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और ये जो पूर्वी घाट है किससे बना हुआ है, ये कडपा श्रेणी के चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन क्या होता है, आप जानते हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होते हैं, इसी के जो है अपर्दन से क्या होता है, इसी का जो अक्षय अपर्दन होता है, इसी से क्या होता है, कडपा चट्टान बनती है। यानी कि इस क्रम की जो चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है, उसकी तुलना में कम आर्थिक महत्व के खनिज यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी कि इन चट्टानों के जो खनिज की गुणवत्ता होगी धारवाड़ की, वो अत्यधिक उच्च कोटि के होंगे, यानी कि हाई वैल्यू के होंगे। वहीं कडपा चट्टानों में होंगे, उनकी जो है सापेक्षिक रूप से वैल्यू देखा जाए कम आर्थिक महत्व की होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम, एस्बेस्टस, टाल, संगमरमर और रंगहीन पत्थर, ये सभी देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे जब इन चट्टानों का, यानी कडपा चट्टानों का जो है पुनः अपर्दन होता है, अक्षय अपर्दन होता है, तो इससे क्या होता है, पुनः एक नई अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। वो कौन सी होती है, विंध्य क्रम की चट्टानें। आप देखते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें जो भारत के देखा जाए, अगर जो है आपने सुना होगा तेथिस सागर के बारे में, यानी हिमालय और जो है जो प्रायद्वीप भारत था उसके बीच में क्या है, वहां पर जो है तेथिस सागर अवस्थित था। और तेथिस सागर के उत्थान क्रम में क्या होता है, जो है सबसे आगे देखेंगे, जैसे इस प्रकार से समझिए, जैसे ये यूरेशिया था और ये भारत था। भारत क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ये अरावली था, ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणियां थी। ये जब आगे बढ़ती है तो लगातार क्या होता है, तेथिस के अवसादे, ये जो तेथिस सागर है, इनके अवसादों के साथ क्या होगा, जब लगातार इनके अवसादों पे दबाव पड़ेगा, यानी क्या होगा, वलन होगा, तो इसके वलन से क्या होगा, हिमालय का उत्थान होगा। साथ साथ आप देखेंगे कि इसका हिमालय का तो उत्थान हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक बैक फोर्स भी लगेगा। बैक फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये विंध्य क्रम की चट्टानें होंगे, इस पर भी एक दबाव जनरेट होगा, एक और फोल्ड जनरेट होगा, और इसी वजह से क्या देखेंगे, जो विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं इसमें जो है जीवाश्मों के प्रमाण देखे जाते हैं। क्योंकि तेथिस सागर में आप जानते हैं कोई भी सागर होता है
उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उसी जीव जंतु के जीवाश्म कहाँ देखे जाएंगे, वो देखे जाएंगे विंध्य क्रम की चट्टानों में। ये लाल बालुका पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है। इसके विकास की बात करी जाए, इसका विकास पश्चिम में राजस्थान से लेकर आप देखेंगे, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। साथ साथ आप इसको मध्य प्रदेश में भी देखेंगे, गुजरात में भी आप इसको पाएंगे, और तमिलनाडु और जो है इसको साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और जो है छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आप देखेंगे। ये किसके लिए यूज होता है, इस क्रम की जो चट्टानें होती हैं बेसिकली देखेंगे घरेलू, उसमें जैसे भवन निर्माण में देखेंगे संगमरमर हो गया, बालुका पत्थर हो गया, लाल बालुआ पत्थर। जैसे आप देखेंगे मुगल शासन के क्रम में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो इमारतें लाल बालुका पत्थर इत्यादि जो लगाए गए थे, गोलकंडा का किला हो गया, ये सारी जो इमारतें बनी है, इनसे जो ये जो पत्थर कहाँ से लाए जाते थे, ये सारे पत्थर जो है जो विंध्य चट्टाने से होती थी, यानी विंध्य पर्वत की जो चट्टाने हैं इन्हीं से काट कर जो है ये जो है भवन निर्माण सामग्रियां इकट्ठी की गई। आप जानते हैं पन्ना में हीरा भी मिलता है, तो हीरा कहाँ मिलता है, विंध्य क्रम की जो अवसादी चट्टाने हैं यहीं से जो है हीरा मिलता है। बात करते हैं गोंडवाना चट्टान की, तो गोंडवाना चट्टान क्या है, ये भी अवसादी चट्टान है। यहाँ पर क्या होता है, भारत का जो कोयला भंडार है वो यहीं पर देखने को मिलता है। आप जानते हैं दामोदर घाटी है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये जो नदी घाटियां हैं इसमें आप देखेंगे कि भारत में जो है कोयला पाया जाता है, और यहाँ यही इन्हीं नदी घाटियों के जो है क्षेत्र में आप देखेंगे संरचनात्मक बेसिन में ही क्या होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आप जैसे सोन नदी, महानदी, गोदावरी, दामोदर, तापी, नर्मदा, इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। तो भारत में जो चट्टानी संरचना का विकास कैसे हुआ, हमने इस चीज को देखा। सबसे पहले आप देखेंगे आर्कियनिस, जो कि प्रायद्वीप भारत का बेस है, या कह सकते हो प्राचीनतम हमारी चट्टान है। इसी के अवसादीकरण से बनती है धारवाड़ चट्टान, और इसके अवसादीकरण यानी इसके अपर्दन और अपक्षय से बनती है कड़पा, और कड़पा के अक्षय अपर्दन से विंध्य क्रम की चट्टानें बनती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे जो गोंडवाना चट्टान है, ये भी अवसादी चट्टान है। इसमें क्या होता है, भारत में कोयले की पेटी या फिर भारी मात्रा में जो कोयला देखने को मिलता है। दामोदर घाटी में जानते हैं रानीगंज, झरिया इत्यादि क्षेत्रों में जो है कोयला देखने को मिलता है। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खनिज पेटियां हैं। तो ये जो खनिज पेटियां होंगी आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगी कि भारत में कहाँ कहाँ पर जो है खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, यानी कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर हम कभी एक कहते हैं नहीं गेस लगाकर भी समझ सकेंगे कि ये जो अगर कोयले की पेटी है तो यहीं पर अवस्थित होगी। अगर आयरन आपसे पूछा था, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि भारत में निम्न में से जो है लोहा कहाँ पाया जाता है, आपके ऑप्शन इस प्रकार दे दे, तमिलनाडु हो गया, दूसरा आपको जैसे आपको महाराष्ट्र दे दे, मध्य प्रदेश दे दे, छत्तीसगढ़ दे दे, साथ में आपको दे दे जम्मू कश्मीर। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती, यानी क्या होगा, जम्मू कश्मीर में लोहा नहीं मिलेगा। तो आप इसको आसानी से देख के समझ पाएंगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं उत्तर पूर्वी पठार की पेटी के बारे में। तो उत्तर पूर्वी जो पठार की पेटी क्या है, यहाँ पर मुख्यतः आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। यही छोटा नागपुर के पठार में आप जो है झारखंड को देखेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल जैसे क्षेत्र जो है ये सभी कहाँ पर आते हैं, उत्तर पूर्वी पठार की पेटी में। और जो है छोटा नागपुर जानते हैं भारत का खनिज हृदय स्थल आप कह सकते हैं, यानी जो भारत की खनिज पेटी कहें, खनिज प्रदेश कहें, ये सभी क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र है। यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में अगर कहीं खनिज संसाधन धात्विक और अधात्विक रूप में मिलता है वो कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पर धारवाड़, कड़पा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती। धारवाड़ क्रम में आप जानते हैं यानी आपको लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, जस्ता इत्यादि जो आपको मिलेगा वो सब धारवाड़ क्रम में। और इसी धारवाड़ के जो है अक्षय अपर्दन से बनता है क्या, कड़पा चट्टानें, यानी इससे लोअर ग्रेड की जो है जो धात्विक खनिज मिलेंगे वो कड़पा चट्टान हम दिखेंगे। जो गोंडवाना चट्टानें आप देखते हैं, दामोदर घाटी जो है कहाँ से गुजरी हुई, इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में गुजरी हुई है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको क्या दिखेंगे, कोयला के संसाधन आपको देखने के मिलेंगे। तो ये अगर यहाँ पर कोयला और लोहा मिलेगा तो यहाँ पर क्या आप देखेंगे, यहीं पर इस्पात संयंत्र लगेंगे, यहीं पर जमशेद टाटा जी आएंगे और यहाँ पर जमशेद यानी कि टिस्को की स्थापना करेंगे, टाटा स्टील की। आप जानते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये सभी जो उत्पादन करते हैं इस्पात का वो सभी आप कहाँ देखने को मिलेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। अब आप इसका आंसर देने में सक्षम है कि जो है आखिर छोटा नागपुर क्षेत्र में ही क्यों,
भारी उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि आप बताने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोहा और जो है कोयला बहुतायत मात्रा में मिलता है। आगे देखेंगे मध्यवर्ती चट्टाने। तो मध्यवर्ती पेटी में हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी मध्यवर्ती पेटी है, इसमें हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को। यानी अगर देखा जाए छोटा नागपुर के बाद जो है अगर कोई खनिज क्षेत्र इंपॉर्टेंट है तो वो क्या हो जाता है, मध्यवर्ती पेटी। यहाँ पर भी आपको जो है लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, साथ साथ जो है आप देखेंगे आपको एल्युमिनियम मिलेगा, साथ जस्ता मिलेगा, तांबा मिलेगा, ये सभी क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे आएंगे दक्षिण पश्चिम पेटी में, यहाँ गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक में आप जानते हैं कि यहाँ पर धारवाड़ जिला पड़ता है। धारवाड़ जिले में आप जानते हैं धारवाड़ क्या है, ये बेसिकली फेमस हो जाता है यहाँ पर लव अयस्क, तो यानी आपको कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स में और गोवा में क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। कोलार में आपको सोने की खाने मिलेंगी। और लेकिन यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखेंगे कोयले का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। इस वजह से देखेंगे छोटा नागपुर की तुलना में यहाँ पर जो स्टील प्लांट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर पश्चिमी या अरावली पेटी देखा जाए, यहाँ पर धारवाड़ कड़पा की चट्टानें मिलती हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं। आप जानते हैं भारत में अगर सर्वाधिक मात्रा में कहीं तांबा मिलता है तो वो कहाँ देखने को मिलता है, यही राजस्थान के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। तो ये था आज का जो है भारत में चट्टानी संरचना का विकास, और साथ साथ भारत में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खनिज पेटियां हैं जहां पर जो है खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इस क्लास को दोबारा से देखिएगा और आपको लगभग आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कल से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने मैग्नीज देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप लोग अगर ये नहीं जानेंगे कि आखिर जो है भारत में खनिज पेटियां कहाँ पर और क्यों स्थित हैं, तो आप जो है जो विभिन्न खनिज जो भी तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने ये जरूरी समझा कि इसको बता देना चाहिए। उसके बाद से हम लोग आगे की क्लासों में लौह अयस्क देखेंगे, टंगस्टन देखेंगे, टिन देखेंगे, साथ साथ सोना कहाँ मिलता है, कोयले की पेटियां कहाँ है, इसको बहुत विस्तार से देखेंगे। साथ साथ इसके जो लेटेस्ट अपडेट होंगे, यानी कि वर्तमान में भारत कितना उत्पादन कर रहा है और जो है कहाँ कहाँ किसके कितने भंडार हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है डेटा और फिगर्स देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।